हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 7 चैप्टर का दूसरा टॉपिक एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों इससे जस्ट पहले की वीडियो में अपन ने पढ़ा कि द्विकण निकाय का द्रव्यमान क्या होता है और ये भी समझा कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। दोस्तों द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जब किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है कि किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र का मान, द्रव्यमान केंद्र का मान या द्रव्यमान आघूर्ण का मान उस पिंड में उपस्थित सभी कणों के द्रव्यमान आघूर्णों के योग के बराबर होता है। ये द्रव्यमान केंद्र है। दो परिभाषा है, दो तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इसका डेरिवेशन भी दोस्तों कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। पहले द्विकण वाला जब अपन ने सोल्व किया था तब भी दो तरीके से सोल्व किया था और अभी एन कणों वाला सोल्व करेंगे, वो भी दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला बुक वाला चिर परिचित, फिर दूसरा तरीका जो अपन करेंगे दोस्तों वो पुरानी किताबों का है। एग्जामिनर कोई सा भी हो, अपन ने कोई सा भी सोल्व कर रखा हो, कोई गलत नहीं कर सकता। समझ में ने आपको जो आ रहा है वो करना है। पहले अपन करते हैं ये एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। और अगर परिभाषा नहीं देखी है या पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और परिभाषा तो अभी मैंने बोली वो लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको 11th का कोई भी टॉपिक नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो टॉपिक जरूर मैं पढ़ा दूंगा। और 11th के सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं आपको एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों यहाँ पे अपने पास जो निकाय है उसके अंदर कण कितने हैं? अपन जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे ये एक ठोस पदार्थ है। यहाँ पे ठोस के अंदर अणु और परमाणु कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत को अपन कहते हैं एन। कितने कहते हैं? एन। तो यहाँ पे एन कणों का निकाय है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष, ये z अक्ष। यहाँ पे कोई एक कण है m1, केंद्र से यहाँ ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं r1। कोई यहाँ पे एक दूसरा कण है, इसकी दूरी यहाँ मान, ये m2 द्रव्यमान है इसका, और इसकी दूरी यहाँ से मान लेते हैं r2। यहाँ पे कोई m3 है, इसकी दूरी मान लेते हैं r3। यहाँ पे कोई M4 है, यहाँ पे इसकी दूरी मान लेते हैं R4। और यहाँ पे कोई और कण है बहुत सारे, यहाँ पे मान लेते हैं MN कण है और इसकी दूरी यहाँ से RN, मतलब बहुत सारे कण हो गए। और ये भी मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे पिंड का या निकाय का यहाँ कोई एक द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ द्रव्यमान केंद्र, यहाँ पे सभी का द्रव्यमान है। यहाँ सभी के द्रव्यमान को कैपिटल M भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ केवल, और यहाँ से इसकी दूरी मान लेता हूँ RCM। अपने को दोस्तों RCM का फॉर्मूला निकालना है। अपन ने क्या पढ़ा कि जब कोई निकाय है उसके अंदर अणु परमाणु है या कण है तो ये क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के ऊपर भी बल लगाते हैं। माना कि ये सारे के सारे बल एक दूसरे के कारण M1 द्रव्यमान पर जो बल लगाते हैं, M1 द्रव्यमान लिख देता हूं पर निकाय के कणों द्वारा आंतरिक बल F1 डैश वेक्टर है। M1 द्रव्यमान के ऊपर आंतरिक, उसके अंदर ही, जैसे M2 द्रव्यमान के ऊपर कुछ लग रहा है, M2 द्रव्यमान के कारण लग रहा है, M3 द्रव्यमान के कारण लग रहा है, तो इनके कारण सभी के कारण जो बल लग रहा था अपन ने क्या मान लिया दोस्तों? M1 डैश वेक्टर। कणों के अंदर लग रहा है ये दोस्तों, किसी निकाय के अंदर आपस में कणों द्वारा जो बल लग रहा है उसको F1 वेक्टर लिख दिया। इसी तरीके से M2 द्रव्यमान के ऊपर जो बल लगेगा, ये की ये लाइन लिखनी है दोस्तों, क्या लगेगा? F2 डैश वेक्टर। इसी तरीके से M3 द्रव्यमान के ऊपर दोस्तों क्या लगेगा? ये का ये आंतरिक बल लगेगा, क्या लगेगा? F3 डैश वेक्टर। इसी तरीके से सारे के सारे कणों के ऊपर आंतरिक बल लगेगा दोस्तों। मान लेते हैं MN द्रव्यमान पर निकाय द्वारा आंतरिक बल कितना लगता है? FN डैश वेक्टर। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों?
यहां पर क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट अपन लिखना चाह रहे हैं बाहरी बल। यहां से कोई निकाय है, बाहर से कोई प्रेशराइज किया गया है, इसके ऊपर बल लगाया है, तो इसके ऊपर बाहर से भी कोई हर एक द्रव्यमान के ऊपर बल लगेगा। तो लिख देते हैं m1 द्रव्यमान पर m1 द्रव्यमान पर बाह्य बल मान लेते हैं कितना है, F1 डबल डैश वेक्टर। इसी तरीके से m2 द्रव्यमान पर बाह्य बल कितना होगा, F2 डबल डैश वेक्टर। इसी तरीके से m3 द्रव्यमान पर कितना होगा दोस्तों, F3 डबल डैश वेक्टर। तो इसी तरीके से सारे के सारे कणों पे हो जाएगा। mn द्रव्यमान पर कितना होगा दोस्तों, Fn डबल डैश वेक्टर। दोस्तों बहुत इजी है, समझ में आपको डेफिनेटली आ जाएगा। और ये वाला अगर तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरे वाला एक और सरल तरीका है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से पूरा देखना है। अभी तक ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपने को नहीं समझ में आए, आराम से देखना है, इत्मीनान से देखना है दोस्तों। यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पर कुल बल कितना आ गया है दोस्तों, एक तो आंतरिक बल आ रहे हैं और एक बाह्य बल आ रहे हैं। अगर इसकी बात करूं तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है दोस्तों, न्यूटन ने गति के नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम दिया, दूसरा संवेग का नियम दिया और तीसरा दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिया। तीसरे नियम के अनुसार कहता है न्यूटन कि किसी भी पिंड के अंदर, किसी भी निकाय के अंदर आंतरिक कणों द्वारा जो आंतरिक बल लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, पिंड के ऊपर, वो बल बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। एक बार और, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार वो क्या कहता है न्यूटन कि किसी भी पिंड में, किसी भी पदार्थ में कणों के द्वारा आपस में जो आंतरिक बल लगता है एक दूसरे के ऊपर, वो बराबर होता है तथा विपरीत होता है। देखिए जिस तरीके से यहाँ अगर कोई दो कण है, ये m1 द्रव्यमान है और ये m2 द्रव्यमान है, ये इसके ऊपर जितना बल लगाएगा उतना ये भी बल लगाएगा, मतलब दोनों बल बराबर और विपरीत हुए ना, विपरीत हुए तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। आंतरिक बलों की बात कही है, बाह्य बलों की बात नहीं करी इसने। न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार क्या है दोस्तों, यहां पे ये पूरी लाइन अब आप लिखना है दोस्तों। क्या है, न्यूटन के तृतीय नियमानुसार किसी भी निकाय के अंदर उपस्थित कणों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगने वाला आंतरिक बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, अर्थात ये निरस्त हो रहे हैं। तो कुल बल क्या होगा, निकाय पर कुल बल। अब ये लाइन लिखनी है, निकाय पर कुल बल कितना आएगा दोस्तों। मैं इसको F वेक्टर लिख दूं डायरेक्ट। F वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 डबल डैश वेक्टर प्लस F2 डबल डैश वेक्टर प्लस डॉट 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 क्या आएगा दोस्तों, प्लस Fn डबल डैश वेक्टर। ये F वेक्टर कुल बल ले लिया है, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए दोस्तों, बड़ा इजी है और समझ में आ रहा है दोस्तों। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों एक और बात मैं बता दूं, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली वो पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ओके, अब अपने को क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी भी पिंड पर लगने वाला बल, किसी भी कण पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। F वेक्टर इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 डबल डैश वेक्टर प्लस F2 डबल डैश वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn डबल डैश वेक्टर। ये किसके इक्वल होने चाहिए दोस्तों, F1 वेक्टर, F1 डबल डैश वेक्टर, ये किसके समानुपात है, m1 द्रव्यमान के, या किसके बराबर है, m1 द्रव्यमान के। तो यहाँ पे क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर, फॉर्मूला अपना ये है, न्यूटन का द्वितीय नियम ये है, F इज इक्वल टू dP
अपॉन डी टी। ये एफ बल आ रहा है, F1 किसके लिए, m1 द्रव्यमान के लिए, तो ये क्या आ जाएगा dp1 अपॉन डी टी प्लस F2 dp2 अपॉन डी टी प्लस डॉट 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 प्लस dpn अपॉन डी टी। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। यहां पे केवल वैल्यू लिखा है अपन ने, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी कण पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे F1 था, m1 द्रव्यमान के ऊपर लग रहा था, तो m1 का संवेग में परिवर्तन कितना हुआ p1, m2 के संवेग में परिवर्तन p2, ऐसे कैसे सारे कणों के लिए mn द्रव्यमान के अंदर कितना pn। बात ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पे अपने पास आ गया F वेक्टर इज इक्वल टू, अब हर बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इन सभी को अपन क्या लिख रहे हैं F वेक्टर। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो d बाई डी टी सभी में आ रहा है, तो d बाई डी टी कॉमन ले सकता हूँ, इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास d बाई डी टी, यहाँ क्या आ गया P1 P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। क्लियर दोस्तों, वेक्टर है ये सारे के सारे, ये भी वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल दोस्तों संवेग कहलाता है। संवेग क्या है, P इज इक्वल टू mv। यहाँ पे ये लिख सकते हैं दोस्तों अपन F वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर बाय dt। m और v की वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों, P1 m1 द्रव्यमान का संवेग है, v1 ये इसकी वैल्यू प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर 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 वेक्टर। यहां तक समझ में आया है दोस्तों। यहां पर आपने कॉपी कर लिया है तो ठीक है, फिर मैं आगे लिखूंगा दोस्तों। यहां तक कॉपी कर लिया है तो एक अच्छी बात है, नहीं भाई मैं आगे लिखूंगा दोस्तों, आगे पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है दोस्तों। ओके, यहाँ पे आगे लिखते हैं, एक लाइन एक और लिख देता हूँ चाहे तो, v1 वेक्टर v यानी कि वेग है, वेग v इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, dr अपॉन dt, क्योंकि यहाँ केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी r है, यहाँ से r है, इसलिए मैं v इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dr अपॉन dt। तो यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकता हूँ दोस्तों, f वेक्टर इज इक्वल टू d बाई dt, और इसको m1 और v1 को क्या लिख सकता हूँ, dr1 अपॉन dt, dr1 अपॉन dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt। दोस्तों समझ में आ रहा है और दिख तो रहा है दोस्तों आपको। ओके करेक्ट, आगे चलते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस mn drn वेक्टर अपॉन dt। कुछ नहीं करा है अपने दोस्तों, v की वैल्यू को चेंज कर दिया, और यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, या नहीं किया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं पूरा आगे वापस सोल्व करता हूं। ओके दोस्तों, और दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे विश्वास को और बढ़ाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे को और वीडियो और बनाने हैं, आपको आपकी हेल्प करनी है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है दोस्तों। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने पास आ गया है dr1 अपॉन dt। दोस्तों यहाँ पे देखो d बाई डी टी इसमें भी आ रहा है, d बाई डी टी इसमें भी, हर एक के अंदर d बाई डी टी आ रहा है, तो d बाई डी टी को फिर मैं कॉमन ले लूंगा, तो d को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर अपॉन dt को इससे करेंगे तो dt स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, f वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी, तो d2 बाय dt स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m1r1 वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा m2r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mnrn वेक्टर। ओके
ये आ जाएगा। अब दोस्तों यदि इस समीकरण के अंदर अपन क्या करें, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn का गुणा और भाग करें समीकरण के RHS में। क्या कर रहे हैं दोस्तों, समीकरण के RHS में m1 प्लस m2 का गुणा व भाग करने पर दोस्तों किसी भी समीकरण में अपन जानते हैं कि सेम संख्या का गुणा और भाग कर दे तो उस समीकरण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन इसका क्या करना चाह रहे हैं, गुणा भी करना चाह रहे हैं और भाग भी करना चाह रहे हैं। तो ये लीजिए किया, क्यों कर रहे हैं अपन वो आपको पता चल जाएगा अभी। d2 और dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों यहाँ तक। और अपने को गुणा करना है वापस इससे, तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। सेम संख्या से गुणा भी किया है और उसी से अपन ने दोस्तों भाग भी किया है। यहां तक करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहां पे देख, अगर अपन करें दोस्तों इस पूरी की पूरी टर्म को दोस्तों RCM लिख दें। इस पूरी की पूरी टर्म को अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, एक कांस्टेंट मानकर क्या कहाँ आ रहे हैं, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। इसको अपन क्या मानना चाह रहे हैं दोस्तों, RCM वेक्टर। ये मानना चाह रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो अपन ने ये द्रव्यमान केंद्र लिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये अगर लिख लें तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, F वेक्टर इज इक्वल टू d2 अपॉन dt स्क्वायर। और ये इस पूरे को अपन क्या कर रहे हैं, R वेक्टर CM। और बचा क्या है अपने पास ये, और इसको भी अगर अपन चाहें तो ये लिख दें m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ये दोस्तों है क्या, सारे के सारे कोई भी एक निकाय है, इसके अंदर जितने भी कण थे उन सभी का द्रव्यमान है। m1 प्रथम कण का द्रव्यमान है, m2 दूसरे कण का द्रव्यमान है। ये सारे के सारे कुल मिलाकर इन सभी का क्या है, द्रव्यमान है। और इसका कुल द्रव्यमान मैं मान लूं कि कैपिटल M है, तो इसको मैं कैपिटल M लिख दूं, तो ये यहां पूरा क्या लिख दूंगा दोस्तों, कैपिटल M। और दोस्तों अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, dr अपॉन dt। और इसका एक बार और अगर अवकलन करा जाए तो अपने पास त्वरण आ जाता है। कैसे, और त्वरण क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर v का मान यहां से इसके अंदर रखूंगा तो a इज इक्वल टू क्या होगा, d बाय dt, और क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt। तो d से d मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर क्या आ रहा है, d2rcm अपॉन dt स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a लिखते हैं, तो f वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a वेक्टर cm कैपिटल M। f इज इक्वल टू m है, यही आया अपने पास। और अब न्यूटन का द्वितीय नियम भी क्या कहता है, संवेग किसी भी वस्तु के या पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो योर F उसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, F इजिकल टू ma। और यहां पे भी अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों, F इजिकल टू m इंटू a। मतलब ये जो आया है अपने पास, ये अपन ने माना है यही द्रव्यमान केंद्र से मूल बिंदु की दूरी है। यह अपन ऐसे समझ सकें कि यही द्रव्यमान केंद्र का सूत्र है दोस्तों। ये पूरा कंप्लीट है दोस्तों द्रव्यमान केंद्र का। आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से, और नहीं आया है तो मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, उससे आपको आ जाएगा। ओके दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों केस सेकंड या मेथड सेकंड।
पहले अपन ने फर्स्ट मेथड से किया, फिर अब सेकंड मेथड में क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं है, उसी को अपन वापस कर रहे हैं अलग तरीके से, सेकंड मेथड। और इसमें अपन काम लेते हैं दोस्तों द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण। ये आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा क्योंकि ये इजी है दोस्तों। द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू आघूर्ण भुजा, m इंटू आर। ये किससे अपने को ज्यादा समझ में आया? ये आता है दोस्तों बल आघूर्ण। ये किसके समान है? बल आघूर्ण के समान। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा क्या है? दूरी है। बल जहां पे लग रहा है गेट को खोलने के लिए, दोस्तों गेट को खोलने के लिए, ये गेट है, यहाँ तक गेट लंबा है, यहाँ इसको पकड़ के खींचते हैं तो बल का असर यहाँ हो रहा है, यहाँ से करते हैं तो बल इंटू आघूर्ण भुजा जो है, यहाँ से ये इसकी दूरी, ये दूरी और यहाँ पे जो बल लग रहा है, इसका गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। गेट को खोलने में बल आघूर्ण लगता है, हैंडपंप को चलाने में भी बल आघूर्ण लगता है। इसी तरीके से द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू दूरी या आघूर्ण भुजा। यहाँ पे m1 द्रव्यमान का कण है, कोई भी n कण है तो m1 द्रव्यमान का द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? m1 r1 वेक्टर। इसी तरीके से m2 द्रव्यमान का क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान आघूर्ण m2 r2 वेक्टर। इसी तरीके से m3 का भी होगा, mn का क्या होगा दोस्तों? सारे के सारे का क्या होगा? mn rn वेक्टर। कोई समस्या नहीं है दोस्तों? ओके, तो यहाँ पे अपन ने जो द्रव्यमान केंद्र माना है, इस द्रव्यमान केंद्र का भी द्रव्यमान आघूर्ण क्या होना चाहिए? द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान आघूर्ण। अब यहां बात समझने जैसी है। अब यहां पे m1 द्रव्यमान का द्रव्यमान आघूर्ण m1 r1, इसका m2 r2। तो यहां पे ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये क्या है? ये सारे के सारे द्रव्यमानों को अपन ने यहां एक जगह पे केंद्रित माना है। मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान, जो ये द्रव्यमान केंद्र करेगा वो सारी की सारी वस्तु करेगी। जैसे कोई भी वस्तु, इस मार्कर का मैंने द्रव्यमान केंद्र यहां मान लिया है, इस द्रव्यमान केंद्र को यहां से टक्कर लगाऊंगा तो ये जाएगा पूरी वस्तु। मतलब जो पूरी वस्तु के ऊपर कोई भी काम किया जाए वो किसका काम होता है? द्रव्यमान केंद्र का काम होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान कितना है? इस पूरे का संपूर्ण द्रव्यमान, उसी को तो वहां केंद्र मान रहे हैं। तो संपूर्ण द्रव्यमान कितना है? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। पूरा द्रव्यमान तो यही है। और द्रव्यमान केंद्र से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? rcm, r वेक्टर cm। यहां तक क्लियर दोस्तों? यहां पे ये बात समझनी जरूरी है आपको कि यहां पे इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान उन सभी द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यही तो कहा अपन ने, किसी भी वस्तु का या किसी भी पिंड का वह बिंदु जहां पर उस संपूर्ण वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान सके वही द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो ये द्रव्यमान है। अब दोस्तों अपना नियम क्या कहता है, परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र उस पिंड में उपस्थित समस्त कणों के द्रव्यमान आघूर्णों के योग के बराबर होता है। मतलब ये किसके बराबर? इनके योग के। लिख देते हैं परिभाषा से, ये तो रफली था, इसको मिटा देते हैं परिभाषा से। इससे पहले वाला द्विकर्ण वाला देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आप ये देखिए तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आ रहा है अपने पास? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rcm वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? इनके योग के बराबर। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर। दोस्तों rcm का फॉर्मूला फाइंड करना है तो rcm इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn
आर एन वेक्टर, और ये इधर से गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा और आ जाएगा अपने पास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। यही तो है, उस विधि में भी यही फॉर्मूला आया था और इसमें भी दोस्तों यही फॉर्मूला आ रहा है, द्रव्यमान केंद्र से दूरी का सूत्र। यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी ये पूरा समझ में आ जाए तो अपन आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे। ये द्रव्यमान केंद्र का सूत्र है दोस्तों। इससे आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।